हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि आज हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट अपने कर चुके हैं, जो कि हमारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यह क्लास रहती है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज के अपने प्रैक्टिस सेट 14 को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा एक ही उच्च न्यायालय है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन नंबर बी पंजाब और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी असम और बंगाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। इन तीनों का एक ही उच्च न्यायालय, मतलब कि ये जो तीनों प्रदेश हैं हमारे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इनका एक ही जो उच्च न्यायालय है वह चंडीगढ़ में लगता है दोस्तों। और हाई कोर्ट जो है इसको अनुच्छेद हमारा 214 में बताया गया है, और जो ये हाई कोर्ट है हमारा, यह अनुच्छेद 226 के माध्यम से 5 तरह की रिट जारी करता है। और दोस्तों, जो हमने ये रिट है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो दोस्तों, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? दोस्तों, इसके ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 12, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 15। दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है कि 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा में, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, जो हमारा राज्यसभा है इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है दोस्तों। इसी में अनुच्छेद 80 के 1 में दोस्तों यह बताया गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं यह 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। और दोस्तों, यह प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है कि जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यह हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 12 सदस्य। अगले प्रश्न में अब चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, भारत के अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? मतलब कि जो महान्यायवादी, इनको हम लोग इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है भारत के राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति हमारे अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं, मतलब कि मनोनीत अपने तरफ से करते हैं। दोस्तों, जो हमारे महान्यायवादी के पद है वह अनुच्छेद 76 में बताया गया है। और जो महान्यायवादी की योग्यताएं हैं वह सुप्रीम कोर्ट के जो जज की योग्यताएं होती है वही महान्यायवादी की भी योग्यताएं होती हैं। और जो महान्यायवादी है हमारा, इसका भी पद हमने ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ में भारत के राष्ट्रपति इनका वेतन निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हमारा बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। और जो आपको ये अन्य फैक्ट भी बताए गए हैं इनको भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की जो केवल 30 सदस्यों से मिलाकर एक विधानसभा है? ऑप्शन नंबर ए पुदुचेरी, अगला है हमारा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी गोवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पुदुचेरी में 30 लोगों को मिलाकर एक विधानसभा है, मतलब कि वहाँ की विधानसभा में केवल 30 सदस्य हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं हम लोग दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, भारत का योजना आयोग है। ऑप्शन नंबर ए एक संवैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर बी एक सलाहकार निकाय, ऑप्शन नंबर सी एक संवैधानिक संस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक स्वतंत्र और स्वतंत्र निकाय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एक सलाहकार निकाय है, जो योजना आयोग है, जिसका गठन दोस्तों 15 मार्च 1950 में किया गया था। और दोस्तों, जो योजना आयोग है इसको समाप्त 15 अगस्त 2014 में दोस्तों किया गया था। और इसको हटा के नीति आयोग की दोस्तों इस स्थापना की गई थी। और जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी वर्ष 2015 में की गई थी। तो दोस्तों, ये फैक्ट भी आपको ये बिल्कुल याद रखने हैं। प्रश्न नंबर हमारा इसमें 6 है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए एक व्यक्ति की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए?
ऑप्शन नंबर ए 35 साल, ऑप्शन नंबर बी 40 साल, ऑप्शन नंबर सी 30 साल या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 25 साल। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 साल हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे 35 साल हो गया, यह तो हमारे राज्यपाल और जो राष्ट्रपति हैं इन दोनों की एज होती है। 30 साल हमारे जो राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति की यह एज होती है। और जो हमारा ये दोस्तों 25 साल है, इसमें ये 25 साल में प्रधानमंत्री हमारा और जो मुख्यमंत्री और दोस्तों लोकसभा की और विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी एज इतनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर 35 साल होगा और ये फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 है। इसमें यह पूछा गया है कि दोस्तों कि मनी बिल की पूर्व सहमति के साथ किसको राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा अध्यक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गवर्नर, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 8 है इसमें कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो भारतीय को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 5। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है कि 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो हमारे राष्ट्रपति हैं यह अनुच्छेद 331 के माध्यम से जो हमारी लोकसभा है इसमें 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। दोस्तों हम एंग्लो इंडियन उनको कहते हैं जिनके पिता तो विदेशी होते हैं लेकिन जो माता होती हैं वह भारतीय होती हैं। तो दोस्तों ऐसे सदस्य को हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। और 2 सदस्य को अनुच्छेद 331 के माध्यम से लोकसभा में राष्ट्रपति हमारे मनोनीत करते थे, लेकिन वर्तमान में 104वें जो हमारा संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसमें अब ये 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे अब यह व्यवस्था हटा दी गई है। और अनुच्छेद 333 में जो विधानसभा में जो हमारे राज्यपाल हैं एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, उसको भी अनुच्छेद 104 अमेंडमेंट के बाद यह व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9 है। संविधान द्वारा कितनी भाषा को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 15 या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 22। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई हैं। और ये 22 भाषाएँ ये दोस्तों 8वीं अनुसूची में वर्णित की गई हैं, जिसमें कि हमारी जो इंग्लिश भाषा है इसका वर्णन हमारी इन 22 भाषाओं में से नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10 है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन नंबर बी 525, ऑप्शन नंबर सी 542 या फिर ऑप्शन नंबर डी 552। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान में 550 है, मतलब कि दोस्तों हमारा जो ये ऑप्शन है इसमें 550 होगा। तो 550 संख्या वर्तमान में, और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद दोस्तों 81 में इसमें किया गया है। और जो लोकसभा है ये हमारे जनता का प्रत्यक्ष द्वारा निर्वाचित किया जाता है, इस वजह से इसको लोकसभा को जनता का प्रतिनिधि भी बोला जाता है फ्रेंड्स। और जो लोकसभा अध्यक्ष है इनका जो पद है वह अनुच्छेद 93 में बताया गया है। तो वर्तमान में दोस्तों पहले तो 552 थी, लेकिन जब 2 एंग्लो इंडियन हटा दिया गया तो दोस्तों 550 सीट बची। तो वही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 550। अगले प्रश्न में आप चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 11 है। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 40वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 39वें संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन नंबर डी 36वें संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है 36वें संशोधन, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें यह बताया गया है 36वें संविधान संशोधन यह हमारा 1975 में हुआ था। इसमें जो सिक्किम राज्य है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था, लेकिन जो 35वां संविधान संशोधन 1974 में दोस्तों किया गया था, इसमें जो सिक्किम राज्य है इसको अर्ध राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और बाद में 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा
प्रदान कर दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर 36वें संविधान संशोधन हो जाएगा। यह फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रश्न नंबर 12 है, एक राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा में कुल संख्या के 1/4। ऑप्शन नंबर बी, विधायी पंचायत विधायी 5 विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऐसी कोई सीमा तय नहीं की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से उचित और सही प्रश्न हो जाएगा वह है कि विधायी 5 मतलब विधायी हमारी जो परिषद है विधानसभा के कुल संख्या के 1/3 नहीं हो सकती। मतलब जो हमारी विधायी परिषद होती है, विधान परिषद होती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 179 में दोस्तों 169 में फ्रेंड्स किया गया है। इसमें यह बताया गया कि 1/3 सदस्य की संख्या जो हमारी विधानसभा है जिसका वर्णन अनुच्छेद 170 में इसमें से ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो यह है हमारा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13 है, सभी भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार है सिवाय ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग इसके ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा समानता का अधिकार है फ्रेंड्स, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, इसका वर्णन हमारा अनुच्छेद 23 और 24 में फ्रेंड्स किया गया है। और हमारी जो ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है फ्रेंड्स, इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक किया गया है। और हमारा जो ये ऑप्शन नंबर सी, आजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, यह हमारा कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। इस वजह से इसका आंसर आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। ऑप्शन नंबर ए 10,000, ऑप्शन नंबर बी 8,000, ऑप्शन नंबर सी 15,000, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 1.5 लाख। तो दोस्तों पहले तो इनका वेतन 1.5 लाख रुपए था, लेकिन वर्तमान में जो इनका वेतन है वह 5 लाख रुपए है। तो दोस्तों अब के समय से 5 लाख इनका वेतन प्रति माह है। अगले प्रश्न में अब चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति और संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति और संबंधित राज्यपाल, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ये डी है बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16 है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 13। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वह 11 है। दोस्तों जो मौलिक अधिकार मतलब कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया है दोस्तों। और जो हमारी सरदार स्वर्ण सिंह समिति उसके माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है इसको। और ये अनुच्छेद 51 के का में है दोस्तों, और भाग अगर हमसे पूछे तो 4 के का में इसका वर्णन किया गया है। और जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति उसमें कुल मिला के 12 सदस्य थे, यह काफ़ी बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स अब तो रूस कहते हैं, लेकिन पहले इसको पूर्व सोवियत संघ भी बोलते हैं, तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है। और एक फैक्ट और इसके बारे में कि जो हमारा 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, इसको 86वां जो हमारा संविधान संशोधन 2002 में हुआ था दोस्तों, उसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, नहीं तो इससे पहले 10 ही थे। तो फ्रेंड्स इतनी सब बातें आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर हमारा 17 है, भारतीय संविधान के रूप में एक और भारत के स्थापित करता है। एक धर्मतंत्र, बी गणतंत्र, सी लोकतांत्रिक गणराज्य, डी ऊपर के कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है।
ऑप्शन नंबर ए समानता के लिए अधिकार, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा शोषण के खिलाफ अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारा जो समानता का अधिकार है यह अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों जो हमारा ये स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारा अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। और संपत्ति का अधिकार इसको अनुच्छेद 31 में बताया गया था, लेकिन इसको अब मतलब कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसकी श्रेणी से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। और जो ये संपत्ति के अधिकार है दोस्तों इसको अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया और यह हमारा एक कानूनी अधिकार है। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों इसको हम अनुच्छेद 23 और 24 में रखा गया है। तो दोस्तों इतने सब फैक्ट आपको याद रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन खुद का उच्च न्यायालय नहीं रखता? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा मणिपुर। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मणिपुर राज्य खुद का उच्च न्यायालय नहीं रखता है, मतलब कि जो हमारा मणिपुर राज्य है इसका अपना स्वयं का हाई कोर्ट नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर हमारा 20 है, निम्नलिखित में से शब्द धर्मनिरपेक्ष की सही अभिव्यक्ति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए भारत कई धार्मिक है, ऑप्शन नंबर बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है, ऑप्शन नंबर सी धर्म का पालन करने के लिए एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब कि हमारे यहाँ कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं है, मतलब किसी धर्म को ऊंच नीच नहीं माना जाता है। और जो हमारा राज्य का है इसका कोई भी धर्म नहीं है दोस्तों, सभी धर्म हमारे भारत के लिए इक्वली है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, निम्नलिखित देशों में से भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को उधार लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है आयरलैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी जापान। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा आयरलैंड के संविधान से, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब कि जो हमारा DPSP है दोस्तों इसको हमने लिया है। और जो DPSP है SP यह भाग 4 में इसका वर्णन दोस्तों किया गया है। और अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। और जो हमारा DPSP है इसको आयरलैंड से लिया गया है तो बता ही चुके हैं। और आयरलैंड के संविधान से 2 और चीज़ हमने ली है, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया और साथ ही साथ में राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा, ये सभी व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम मतलब UK के संविधान से हमने रिट लिया है। और संसदीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और नागरिकता हमने यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और जो हमारे अमेरिका के संविधान से हमने यहाँ से प्रस्तावना लिया है दोस्तों, मौलिक अधिकार लिया है। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने यहीं से लिया है। और राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया होती है, साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो हमारा न्यायाधिकरण प्रक्रिया जो हमने लिया है वह अमेरिका के संविधान से लिया है। तो दोस्तों और जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड हो जाएगा। और जो आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया गया वो भी बिल्कुल याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, निम्न में से कौन सा एक अपने फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर ए यह निर्णय बदल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यह निर्णय को बदल नहीं सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश के फैसलों को बदल सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी कानून के केवल मंत्रालय के फैसले को बदल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है यह निर्णय को बदल सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। इसमें यह पूछा गया कि एक साधारण बिल को पारित करने का विधान परिषद के पास समय है। ऑप्शन नंबर ए 3 महीने, ऑप्शन नंबर बी 4 महीने, ऑप्शन नंबर सी 6 महीने, या फिर ऑप्शन नंबर डी 14 दिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह है 3 महीने, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 24 है। प्रधानमंत्री संबंधी अनुच्छेद है, मतलब कि प्रधानमंत्री का संबंध किस अनुच्छेद में, मतलब उनका पद और उनसे जो संबंधित बातें हैं वो किस अनुच्छेद में कही गई हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 164, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 155, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 54। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है अनुच्छेद 75 में वर्णन किया गया। दोस्तों अनुच्छेद 164 जो है यह हमारा मुख्यमंत्री से संबंधित है। अनुच्छेद 155 जो राज्यपाल की निर्वाचन प्रक्रिया है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 75 तो राष्ट्रपति से और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की बात कही गई है। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 हो जाएगा। और यह फैक्ट भी आपको याद रखना है जो भी आपको बताया गया है। और फ्रेंड्स आज की वीडियो का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है। निम्न में से कौन सा एक समर्थित सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए पुलिस, ऑप्शन नंबर बी आपराधिक मामले, ऑप्शन नंबर सी रेडियो और टेलीविज़न या फिर ऑप्शन नंबर डी विदेशी मामले। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है आपराधिक मामले, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं हमारी 3 तरह की सूचियाँ हैं, एक राज्य सूची है, एक संघ सूची और एक हमारी जो समर्थित सूची। तो दोस्तों संघ सूची को हम लोग सेंट्रल लिस्ट लिख लेते हैं, मतलब कि केंद्रीय सूची हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं राज्य सूची में हमारे दोस्तों 61 विषय हैं और जो हमारी संघ सूची है इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं और जो हमारी समर्थित सूची है वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। तो दोस्तों ये जो तीनों अनुसूची हैं ये हमारी 7वीं अनुसूची में बताई गई हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपराधिक मामले हो जाएगा। फ्रेंड्स यह फैक्ट भी आपको याद रखना है जो बताया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग क्लास को ज़रूर देखिए और क्लास देखने के बाद आप PDF फाइल को भी ज़रूर डाउनलोड करके पढ़िए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। दोस्तों PDF फाइल को डाउनलोड करना ना भूलिए और वीडियो को 102 बार ज़रूर देखिए और PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़िए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।